प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन, 70 की थीम पर बीजेपी के कार्यक्रमों का आयोजन। सेवा सप्ताह में जरूरतमंदों की सेवा करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति गृह मंत्री ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दी बधाई। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार दौरा। 6 महीने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचेंगे हरिद्वार। कुंभ को लेकर साधु संतों के साथ करेंगे बातचीत। केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों के कंकालों का सर्च अभियान शुरू। पहले दिन नहीं मिला कोई नरकंकाल। देवभूमि कोरोना का कहर जारी। दूसरी बार एक ही दिन में 1500 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। 9 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर क्रांति के नायक का जन्मोत्सव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश के तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। दशकों से अपने अधिकारों से वंचित देश के गरीबों को घर, बिजली, बैंक खाता और शौचालय देना हो, या उज्ज्वला योजना से गरीब माताओं के घर गैस पहुंचाकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन देना हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के अटूट संकल्प से ही संभव हो पाया। एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण खपा देने वाले ऐसे महान नेताजी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा करने का अवसर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं देश के करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जेपी नड्डा जी ने कहा कि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरी शुभोक्षा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और सानंद रखे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती को गौरव भूषित करते रहें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए हैं। बता दें आपको कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पीएम मोदी के जन्मदिन को एक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक रहेगा। 14 सितंबर को जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की थी और 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद बीजेपी द्वारा की जा रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें शुभकामनाएं दी। देश विदेश से उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। राहुल गांधी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। आज बता दें आपको कि बीजेपी मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। मां भगवती आपको सदैव सफल करे। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के अनुरूप अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। पुणे से हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने सभी कार्यों में सफल हों और मां भारती विश्व पटल पर आपके नेतृत्व में अपना गौरव पुनः अर्जित करें। बाबा केदार से ऐसी कामना और प्रार्थना है।
विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन है उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उन्होंने अनेकों आयाम स्थापित किए हैं, देश के अंदर भी और विश्व के अंदर भी। आज विश्व के सर्वोच्च शिखर पर माननीय मोदी जी पहुंच रहे हैं और उनके जन्मदिन पर मैं भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो इसी प्रकार कीर्तिमान स्थापित करते चले जाएं, यशस्वी हों। मेरी मां गंगे से प्रार्थना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे देश को इसी प्रकार नेतृत्व प्रदान करते रहें। उनको मेरी बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। इससे बेहद खास मौके को बीजेपी खास तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 से 20 सितंबर तक चलने वाले इस सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में सेवा के अलग अलग काम कर रहे हैं। चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना हो, रक्तदान हो या फिर कोई और अन्य सामाजिक कार्य। इस देशव्यापी सेवा सप्ताह अभियान के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी संगठनात्मक इकाइयों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग सेवा गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया। दिल्ली में बीजेपी ने वृक्षारोपण का भी काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका 70वां जन्मदिन देश में अलग अलग प्रकार से मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए हमने आह्वान किया था। मोदी जी का ये आग्रह था, केवल होर्डिंग लगाकर, केवल मिठाई बांटकर मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा। लोगों की अलग अलग प्रकार की सेवा करते हुए वृक्षारोपण करना, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान करना, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना, फलों का वितरण करना, हॉस्पिटल में जाकर मदद कार्य करना, इस प्रकार के अलग अलग जगह पर भंडारे लगाना, अलग अलग प्रकार के सेवा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जन्मदिन केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। कल हमने 70 देशों के 70 लोगों के मैसेजेस और उनका एक वीडियो लॉन्च हमने कल किया, तो पूरा विश्व में ये मनाया जा रहा है। मोदी जी का जो रुतबा है, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है और देश के लिए जो विकास का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, इसलिए आम जनता उन पर खुश है और उनके जन्मदिन में पूरी जनता अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स सब लोग शामिल हो रही है। तो हमारा संदेश इतना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सारे देश के नेता है। और उनके 70वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की ओर से यहाँ पर्यावरण का जो प्रोग्राम, मतलब वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ रखा है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हैं साल 70। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए साल 70। मैं उनको देता हूँ सुगंधी अत्तर। उन्होंने जिंदगी में तोड़ दिए बहुत सारे पत्थर, उन्होंने जिंदगी में तोड़ दिए बहुत सारे पत्थर, इसलिए उन्होंने पूरे किए हैं साल 70। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं और देश का विकास उनके नेतृत्व में हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रूप में वो काम करते रहेंगे और भी वो मतलब 2024 में और भी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देता हूँ। और अब बात करेंगे नरकंकालों की ढूंढ खोज। केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोजबीन के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 टीमों को अलग अलग रूटों के लिए रवाना किया। 4 दिवसीय इस विशेष अभियान के पहले दिन टीम को पैदल मार्ग पर कोई नरकंकाल नहीं मिला। टीम में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपदा में मारे गए लोगों के कंकालों का सर्च अभियान, अभी तक नहीं मिला कोई नरकंकाल। 4 दिवसीय सघन खोजबीन अभियान के लिए टीम गठित। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई टीम गठित। डीएनए सैंपल लेने के बाद किया जाएगा अंतिम संस्कार। केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोजबीन के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 टीमों को अलग अलग रूटों के लिए रवाना किया है। 4 दिवसीय इस विशेष अभियान के पहले दिन टीम को पैदल मार्ग पर कोई नरकंकाल नहीं मिला। टीम में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। सर्च अभियान के दौरान मिलने वाले कंकालों के सैंपल लेने के बाद विधि विधान से
अंतिम संस्कार किया जाएगा। 16-17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा में हजारों लोग। टीम में रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी गढ़वाल से 7 उप निरीक्षक व 20 आरक्षी के साथ एसडीआरएफ के 3 उप निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी और 19 आरक्षी शामिल हैं। साथ ही रुद्रप्रयाग जिले से 10 फार्मासिस्ट की टीम भी है। प्रत्येक टीम में उप निरीक्षक समेत पुलिस व एसडीआरएफ के 2-2 आरक्षी और 1 फार्मासिस्ट को रखा गया है। टीमों को रात्रि प्रवास की सामग्री, स्लीपिंग बैग समेत सुरक्षा उपकरण और वीडियोग्राफी के लिए कैमरा उपलब्ध कराए गए हैं। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुलकर ने बताया है, डीएनए सैंपल लेने के लिए पत्राचार किया जा चुका है और नियरेस्ट जो पोस्ट है वहाँ जाके डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। और जब ये कार्रवाई टोटल लगभग 1 सप्ताह चलेगी और मेरे पर्यवेक्षण में चलेगी। इसमें देखिए, केदारनाथ से शुरू होते हैं रूट्स, जैसे कि केदारनाथ से वासुकीताल की तरफ जाने वाले रास्ते, केदारनाथ से चोराबारी की तरफ जाने वाले रास्ते, केदारनाथ से गरुड़ चट्टी होते हुए त्रिजुगनारायण जाने वाले रास्ते, कालीमठ से खाम चौमासी होते हुए रामबड़ा निकलने वाला रास्ता। बहरहाल 4 दिवसीय विशेष अभियान के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। टीमों में स्थानीय निवासियों को 4 दिवसीय विशेष अभियान के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। टीमों में स्थानीय युवाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे सर्च टीम को ट्रैकिंग रूटों की सही जानकारी मिल सके। खोजबीन में मिलने वाले नरकंकालों का डीएनए लेकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे शौचालय निर्माण में बड़ी घपलेबाजी की। उत्तरकाशी में पालिका प्रशासन द्वारा 2 साल पहले करीब 18 लाख की लागत से हाईटेक शौचालय बनाया गया, लेकिन बरसाती खड्ड के मुहाने पर बना होने के कारण उद्घाटन से पहले ही ये धंस गया। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा इंतजाम पर करीब 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तत्कालीन डीएम ने इसके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। देखिए रिपोर्ट। हाईटेक शौचालय निर्माण में बड़ी घपलेबाजी। भूस्खलन भूमि पर करा दिया पालिका ने निर्माण। 18 लाख की लागत से बना था शौचालय। सुरक्षा इंतजाम पर करीब हो चुके हैं 25 लाख खर्च। हाईटेक शौचालय निर्माण में धांधलेबाजी। उत्तरकाशी में पालिका प्रशासन द्वारा 2 साल पहले करीब 18 लाख की लागत से हाईटेक शौचालय बनाया, लेकिन बरसाती खड्डे के मुहाने पर बना होने के कारण उद्घाटन से पहले ही धंस गया। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा पर करीब 25 लाख खर्च हो चुके हैं। तत्कालीन डीएम ने इसके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बता दें, उत्तरकाशी के नगर पालिका बाड़कोट में 2 साल पहले लगभग 18 लाख से हाईटेक शौचालय बनाया गया था, लेकिन शौचालय के उद्घाटन से पहले ही जहां बनाया गया था वहां जमीन धंस गई। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा में लगभग 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इससे उत्तर भारत के पहले हाईटेक शौचालय के तौर पर प्रचारित किया गया। अब बड़ी बात यह है कि जब यह भूमि भूस्खलन वाली है, तो यहाँ पर नगर पालिका ने फिर से निर्माण कार्य क्यों करा रही है? यदि करा रही है तो गुणवत्ता विहीन कार्य क्यों किया जा रहा है? आज यह पूरा मामला सवालों के घेरे में है। पुराने पड़े ब्लॉकों को तोड़कर ठेकेदार द्वारा पत्थर भरकर नया दिखाए जा रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पालिका अध्यक्ष को जब पता लगा तो स्वयं मौके पर जाकर ठेकेदार को जमकर फटकार भी लगाई। करवा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्लाइडिंग हो रही है, ये जमीन है, ये ब्लॉक लगा के इसको रोका जाए। पहाड़ों में आपको तो पता है कि जगह की कितनी कमी है। यहाँ पे जब 4 धाम की यात्रा जब चलती है तो कभी किसी होटल में, कभी किसी होटल में रजिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टीन सेट बना के, छतरी बना के रजिस्ट्रेशन का काम हो जाए लोगों का तो बहुत अच्छा है। वहीं के न्यूज के संवाददाता ने पालिका ईओ से मामले की जानकारी की बात की तो उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर साफ तौर से कहा कि कार्य मेरे संज्ञान में नहीं है। मामला अब ईओ को बता दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ईओ क्या कुछ कार्रवाई करती है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट।
और अब बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड के खटीमा की सीमा जोहा एक तरफ यूपी से लगती है तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर से भी सटा होने के कारण यहाँ के जंगलों में शिकारियों की सक्रियता काफी रहती है। शिकारियों पर लगाम लगाने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खटीमा की सुरई वन रेंज और यूपी के पीलीभीत जिले की महोब वन रेंज के वन कर्मियों द्वारा 2 दिवसीय मानसून गश्त का आयोजन किया गया। मानसून गश्त के दौरान दोनों प्रदेशों के वन कर्मी नेपाल बॉर्डर से सटे वन क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। वहीं सुरई वन रेंज के रेंजर सुधीर कुमार ने बताया कि मानसून के समय वन कर्मियों का वाहनों से जंगलों के भीतर गश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते वन्यजीव शिकारी इस वक्त जंगलों में सक्रिय हो जाते हैं। और मानसून सीजन में यूपी और उत्तराखंड के वन विभागों द्वारा समय समय पर संयुक्त मानसून गश्त का आयोजन भी किया जाता है, ताकि वन विभाग वन संपदा और वन जीव की सुरक्षा को अपनी गश्त के माध्यम से पुख्ता कर सके। इसलिए मानसून सत्र में सुरई वन रेंज और यूपी की महोब वन रेंज के वन कर्मियों द्वारा संयुक्त मानसून का गश्त का आयोजन किया गया। मानसून सत्र में चूंकि जंगल में सभी रास्ते खराब हो जाते हैं, जो जंगल की पेट्रोलिंग टीम है उसको गाड़ी से पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। तो इस समय जो ये शिकारी वर्ग है ये सक्रिय हो जाता है। उसकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो पोचिंग की कोई घटना या किसी अन्य घटना को अंजाम ना दे दे, हम लोग ये विशेष गश्त का आयोजन करते हैं ताकि पूरा स्टाफ उनका भी और हमारा भी पूरे पैदल गश्त करके उन क्षेत्रों में जाए जहां पर गाड़ी से पहुंचना इस समय मानसून सत्र में संभव नहीं है। मुख्य सड़क में विजय चौक के पास जोहा से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। वहां पर जगह जगह सड़क पे बड़े गड्ढे हो गए हैं। यही नहीं, पूरे रानीखेत क्षेत्र की सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क दिखाई नहीं देती। देखिए रिपोर्ट में। सड़कों पर गड्ढों की भरमार, बदहाल सड़क से हो रही परेशानी। रानीखेत क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर। आए दिन होते रहते हैं सड़क हादसे। जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे। तमाम कोशिशों के बाद भी मोटर मार्ग की दशा नहीं सुधर सकी है, जबकि मोटर मार्ग को बने 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। ग्रामीण डामरीकरण की राह तक रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से डामरीकरण के प्रस्ताव को ही मंजूरी नहीं मिल रही है। बरसात में सड़क के हालात और खराब हो गए हैं। इस कारण वाहन चालक इस सड़क पर वाहन चलाने से भी डर रहे हैं। बता दें, रानीखेत में मुख्य सड़क में विजय चौक के पास जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यही नहीं, पूरी रानीखेत क्षेत्र में सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क नहीं दिखाई देती। कई बार इन सड़कों पर 2 पहिया वाहन चालक चोटिल भी हो गए हैं। कुछ महीने पहले रानीखेत के तल्ला बिस्वा गांव के पास भारी बारिश के चलते सड़क के नीचे का काजवे बह गया था। ये पहले से हम हमेशा देखते आए हैं, कांग्रेस आती है, गड्ढे भरती है, सड़कें बनाती है, नई सड़कें बनाती है। जनता फिर 5 साल के लिए बीजेपी को ले आती है और 5 साल में बीजेपी ये हाल कर देती है कि सड़कें दिखती नहीं है, गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। आप इस समय भी देख रहे होंगे, शायद ही कोई सड़क ऐसी है जो बिना गड्ढों के है। लगभग पूरे उत्तराखंड की सारी सड़कें टूट फूट चुकी हैं, लेकिन बजट के नाम पर ठेंगा दिखा दे रही है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि आपने ही एक न्यूज बहुत अच्छी चलाई थी, मैं देख रहा था कि सड़क के नीचे कॉजवे पूरा बह गया, ऊपर से केवल स्लैब बचा हुआ है। बहुत बड़ा खतरा है, लोगों की जान को उससे खतरा है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा और सरकार तो मदमस्त है। 57 की संख्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं उनको ये लग रहा है कि जैसे पिछली बार पब्लिक ने उनका साथ दिया, अभी भी वैसे ही होगा। और ऊपर खाली स्लैब बचा था, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन या संबंधित विभाग ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इन मोटर मार्ग की मरम्मत होती है। रानीखेत से के न्यूज के लिए गोपाल विष्ट की रिपोर्ट। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत की हदें पार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया। दरअसल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ ही एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छेड़छाड़ कर दी।
महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले उनके परिवार की एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद महिला को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के बिजौली गांव निवासी इरफान नाम का एक एम्बुलेंस ड्राइवर रात के समय कोविड केयर सेंटर पहुंचा और महिला के कमरे में घुसकर छेड़खानी करने लगा, जिसके बाद महिला ने साहस दिखाते हुए इरफान को कमरे से बाहर धकेलकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। महिला के परिजनों ने मंगलौर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत क्वारंटाइन की गई एक महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर, जिसका नाम इरफान निवासी बिजौली मंगलौर है, के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना पीड़िता के परिजनों के द्वारा कोतवाली मंगलौर में दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 452, 354 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त इरफान निवासी बिजौली मंगलौर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंगलौर में क्वारंटाइन हुई एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। मंगलौर कोतवाली के अंतर्गत एक महिला जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, एक होटल में आइसोलेट किया गया था। वहां एम्बुलेंस के एक ड्राइवर ने कमरे में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शो मचाने पर आरोपी जो ड्राइवर वहां से भागे, जिसकी सूचना महिला ने जो है अपने परिजनों को दी। परिजनों ने मंगलौर में तहरीर दी। मंगलौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो महिलाएं जो क्वारंटाइन की गई है, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस सेवा रेगुलर तौर पर संचालित हो सकेगी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एम्स को इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस अनुमति के बाद अब देश के किसी भी कोने से गंभीर स्थिति के मरीजों अथवा गंभीर घायल मरीजों को इलाज हेतु तत्काल एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने 11 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एम्स के हेलीपैड का उद्घाटन किया गया था। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।